नमस्कार, आप सबका स्वागत है अपने चैनल पर। माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है सेबी ग्रेड ए ऑफिसर यानी असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है उसका एक रिक्रूटमेंट जो है वो हाल ही में जारी किया गया है सेबी के द्वारा। सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और ये एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट या CWA कह सकते हैं, या और भी जो ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं जिनके पास मास्टर्स डिग्री है, वो लोग एलिजिबल हैं। तो बात करते हैं उसके बारे में डिटेल के अंदर। काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है इसके अंदर, करीब 80 पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट है। तो मेरा मकसद है इस वीडियो के माध्यम से मैं इस रिक्रूटमेंट के बारे में आपको सारी जानकारी दूं, कंप्लीट जो सेबी ने ऑफिशियली अवेलेबल करवाई है और जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। फिर मैं इसका जो सेकंड एक पार्ट और लेके आऊँगा जिसमें मैं कोशिश करूँगा इसकी जॉब किस तरह की है एंड किस तरीके से आपको इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस पर आपको डेफिनेटली बेहतरीन चीज़ें आपके करियर के लिए जो आपके पास ऑप्शंस है, डिफरेंट वैकेंसीज है। कई बार होता है हमें जानकारी नहीं होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ ऐसी पोस्ट होती है, कुछ ऐसी जॉब्स होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ इस पोर्टल के ऊपर जो अलग अलग हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है वो आप तक लेके आऊँ, उनका डिटेल जो है विश्लेषण, जिसके अंदर उसकी जॉब किस तरह की है, किस तरह की वर्किंग है, सारी चीज़ें एक एक जो एस्पेक्ट है उसको कवर करते हैं। प्लस उस एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर कैसे करना चाहिए, सबसे मेन चीज़ उसके ऊपर मैं कोशिश करता हूँ कि आपको प्रैक्टिकल इंसाइट दूँ जिन लोगों ने एग्ज़ाम जो है वो पास्ट में क्रैक किया है। तो अभी आज का तो हमारा मकसद है सिर्फ जो है इस वैकेंसी के बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करूँ। तो शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। सबसे पहली चीज़, पोस्ट का नाम है ग्रेड ए ऑफिसर या यूँ कह सकते हो आप असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर बेसिकली मैनेजर से नीचे होता है, मैनेजर से लोअर कैटेगरी की पोस्ट होती है। या यूँ समझ लीजिए एंट्री लेवल पे जब भी कोई व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी कॉरपोरेशन के अंदर जाता है बड़ी, तो वो असिस्टेंट मैनेजर ही पोस्ट होती है जहाँ पे एक फ्रेशर को जो है वो एंटरटेन किया जाता है। इसकी जो एप्लीकेशन की डेट है वो आप देख सकते हो 5 जनवरी से शुरू हुई है और 5 जनवरी से लेके ये 24 जनवरी तक रहेगी। तो अभी करीब 10 डेज़ अवेलेबल है आपके पास, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है? टोटल 80 नंबर ऑफ पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है। उसके अंदर कैटेगरी वाइज जो है वो अलग अलग बाइफर्केशन भी दिया हुआ है। अनरिजर्व्ड के लिए इतना, OBC के लिए इतना, EWS के लिए इतना और SC ST के लिए इतनी इतनी पोस्ट है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ जो मेन आती है, एलिजिबिलिटी। कौन इसके लिए एलिजिबल है, जिसको मैं ध्यान से आपको बताना चाहता हूँ। देखिएगा, मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, मतलब अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आपने किसी भी स्ट्रीम से अगर किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं कह रहा हूँ ये पोस्ट आइडल है एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। रीज़न भी, जब हम इसका सिलेबस देखेंगे तब हमें ये चीज़ पता चलेगी कि इसका जो सिलेबस का एक पेपर है वो प्योरली बेस्ड है किसके ऊपर, कॉमर्स के ऊपर। दूसरी चीज़, बैचलर्स डिग्री इन लॉ और इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड CA, CFA, CS एंड CWA, ये सब लोग जो है वो एलिजिबल है। अगर पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप तो किसी भी, और अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट हैं तो लॉ एंड इंजीनियरिंग या CA, CS, CMA, CFA, इनमें से कोई आपके पास डिग्री है तो ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। तो मैं शुरुआत में यही कह रहा था, ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए या जो दूसरे प्रोफेशनल है CS या CMA, क्योंकि इनके सब्जेक्ट भी काफ़ी मैच करते हैं उनके साथ जो इस एग्ज़ाम के लिए हमें प्रिस्क्राइब्ड है सिलेबस में। ठीक है, या पोस्ट ग्रेजुएट जो कॉमर्स से पोस्ट ग्रेजुएशन की है, MCOM की है जिन लोगों ने, वो लोग भी इसके लिए सबसे ज़्यादा जो है वो एलिजिबल है डेफिनेटली। अब दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं, जो इसकी अप्लाई करने के लिए एज लिमिट दे रखी है
कि मैक्सिमम आपकी एज जो है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए। 30 ईयर्स का मतलब जो 1 जनवरी 1992 है उससे 1992 1 जनवरी 1992 के बाद की डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए। मतलब 92 से पहले की अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है। तो एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, मतलब एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो किस तरीके से रहेगा, सिलेक्शन किस तरीके से होगा। अब इसको समझिएगा आप ध्यान से। इसका सिलेक्शन जो है वो 3 फेजेस के अंदर होता है। एग्ज़ाम जो है वो 3 फेजेस के अंदर हमें टेस्ट किया जाता है, फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3। फेज़ 1 एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है, आप यूँ समझ लीजिए प्रीलिम्स की तरह, जिसके अंदर सिर्फ आपको पास करना होता है, कट ऑफ को पास करना है आपको। और जिन लोगों ने भी वो मिनिमम कट ऑफ नंबर लेके आ गए वो सब जो है शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे फेज़ 2 के लिए। फेज़ 2 जब होता है तो उसके नंबर जो है वो फाइनल मेरिट के अंदर काउंट होते हैं, कट ऑफ में तय होते हैं। और फेज़ 2 के आधार पे जितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, मतलब 80 है तो 80 की 3 गुना यानी 240 जो टॉप के कैंडिडेट हैं उनको सेलेक्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और फिर इंटरव्यू होने के बाद फाइनल कट ऑफ बनेगी इंटरव्यू और फेज़ 2 की, जिसके आधार पे जो टॉप के 80% है उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा। मैं एक बार थोड़ा सा आपको तसल्ली से बता देता हूँ यही चीज़ दोबारा। 3 फेज होंगे। फेज 1 किस नेचर का है, क्वालिफाइंग नेचर का। क्वालिफाइंग नेचर मतलब जो पेपर्स है पेपर 1 एंड पेपर 2, 2 पेपर होंगे। पेपर 2 बेसिकली सब्जेक्ट पेपर होता है और पेपर 1 जो है वो जनरल अवेयरनेस और जनरल होता है, यूँ समझ लीजिए जनरल स्टडीज़। ठीक है, दोनों में कट ऑफ दे रखी है। इसमें आपको मिनिमम 30% लेके आना है, इसमें 40% लेके आना है और एग्रीगेट दोनों में मिला के आपको 40% मिनिमम मार्क्स लेके आने। यहाँ जो होंगे वो क्वालिफाई होंगे, उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। जो भी कैंडिडेट्स मोर देन 40% ऑब्टेन करेंगे वो होंगे क्या, शॉर्ट लिस्ट। सारे लोग, जी हाँ सारे लोग, किसके लिए, फेज़ 2 के लिए। तो कहने का मतलब ये है फेज़ 1 सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का सिंपल सा पेपर है। सिंपल तो पेपर का लेवल मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर कंपटीशन उतना नहीं है, रीजन बीइंग ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें कट ऑफ्स नहीं होगी। फेज़ 2 इसको अपन समझ लेते हैं मेंस, ये मेन एग्जाम है। इसमें भी अगेन 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। ये सब्जेक्ट पेपर है, ये इंग्लिश का पेपर है डिस्क्रिप्टिव नेचर का। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड नहीं है ये, डिस्क्रिप्टिव। यहाँ आपकी राइटिंग ड्राफ्टिंग स्किल्स को चेक किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या किया जाएगा, 3 टाइम्स सेलेक्ट किया जाएगा जितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, मतलब 80 की 3 गुना यानी 240 बंदों को सेलेक्ट करेगी सेबी। ठीक है, और इन 240 को फेज़ 3 के लिए कॉल किया जाएगा। फेज़ 3 अपना होगा इंटरव्यू का। ठीक है, और इस इंटरव्यू और इसका वेटेज होगा 85%, मतलब यहाँ जितने भी नंबर आपने प्राप्त किए उसको वेटेज मिलेगा 85% और 15% वेटेज होगा इंटरव्यू का। इन दोनों को मिला के क्या बनेगी फिर फाइनल कट ऑफ बनेगी। ठीक है, तो यहाँ जो सब्जेक्ट पेपर है यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों का जो सिलेबस है सिमिलर है, कोई उसमें फ़र्क नहीं है। यहाँ भी मिनिमम नंबर आपको लाने ज़रूरी है, मतलब मिनिमम कट ऑफ तो है लेकिन पेपर 2 में भी फेज़ 2 में भी आपको कुछ न्यूनतम अंक जो है वो अर्जित करने पड़ेंगे। आइए उसके ऊपर अब मैं डिटेल में बताता हूँ। पेपर 1 ये हम बात कर रहे हैं फेज़ 1 ऑफ एग्जामिनेशन, जो किस नेचर का है, क्वालिफाइंग नेचर का है सिर्फ। पेपर 1 के अंदर क्या होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे किसके ऊपर, जनरल अवेयरनेस, मतलब जीके के ऊपर, जो करंट घटनाएं चल रही है और उसके अलावा कुछ बेसिक जो जनरल नॉलेज होता है उसके रिलेटेड। सम क्वेश्चन रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर, इजी टू मॉडरेट लेवल, डिफिकल्टी लेवल जो है इजी टू मॉडरेट लेवल के। फाइनेंशियल सेक्टर आप समझते हो, वित्तीय सेक्टर जो होता है, क्योंकि सेबी जो है इंडिया के अंदर सिक्योरिटीज़ कंट्रोल बोर्ड की तरह काम, जो इसका नाम है उससे ही पता चल रहा है। सिक्योरिटीज़ जो होती है, शेयर्स, फाइनेंशियल सेक्टर जो है, 2 तरह के मार्केट होते हैं, फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट। ये फाइनेंशियल मार्केट को गवर्न करता है। फिर इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, मतलब ये रीजनिंग
इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। इसका 100 नंबर का एक पेपर होगा जिसका 1 घंटे का टाइम मिलेगा। मिनिमम 30% आपको सिक्योर इसमें करने हैं। फिर दूसरा पेपर होगा जिसके अंदर ये सब्जेक्ट कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स। 100 सवाल, 40 मिनट, थोड़ा समय कम, कट ऑफ 40%। और दोनों में मिला के एग्रीगेट आपको कितने लेके आने हैं? दोनों में एग्रीगेट आपको 40%, मतलब पहले में आपको मिनिमम 30, दूसरे में मिनिमम 40, और दोनों को मिला के एवरेज यानी 200 नंबर में से आपको 40% आने चाहिए। और 200 में से 40% कितने होते हैं आप जानते हो, कम से कम दोनों में मिला के आपको 80 नंबर लेके आने हैं। ठीक है, तो ये जो 80 नंबर लेके आएंगे जिसके इंडिविजुअली 30 और 40 होने चाहिए मिनिमम, उनको कॉल किया जाएगा सबको फेज़ 2 के लिए। और फेज़ 2 का जो एग्जामिनेशन है उसको समझते हैं। फेज़ 2 के अंदर 2 पेपर होंगे, अगेन पेपर 1 एंड पेपर 2। दोनों ही 100 नंबर के होंगे। जी हाँ, दोनों ही 100 मार्क्स के होंगे। टाइम इसमें 60 मिनट मिलेंगे और सब्जेक्ट वाले में 40 मिनट। जो पहला है वो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, ताकि आपकी ड्राफ्टिंग स्किल, जैसे कोई लेटर टाइप करना, कोई नोट बनाना, इस तरीके का, क्योंकि ऑफिसर लेवल की पोस्ट होती है, प्लस ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट बॉडी है, तो इसके अंदर ड्राफ्टिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो वो ड्राफ्टिंग स्किल आपकी टेस्ट की जाएगी। ठीक है, यहाँ भी कट ऑफ जो है वो 30% और 40% है। ठीक है, पेपर 2 कौन सा है? वही सब्जेक्ट जो है हमने अभी देखा, इकोनॉमिक्स, ये रहा, सॉरी, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, सेम ही। कितने नंबर के लिए? 100 नंबर के लिए 40 मिनट और 40% मिनिमम लेके आने। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, पेपर 1 जो है इसका वेटेज सिर्फ 1/3 ही है और इसका वेटेज 2/3 है। मतलब अगर ये 100 नंबर और 100 नंबर दोनों है 100 मार्क्स के, इसका वेटेज कितना है? 1/3। इसका वेटेज कितना है? 2/3। मतलब ये मायने ज़्यादा रखता है कौन? पेपर 2। जाहिर सी बात है 66% वेटेज इसका है नंबर के अंदर। अब ध्यान रखिएगा, दोनों ही पेपर 1 जो फेज़ 1 है और फेज़ 2 दोनों के अंदर ही नेगेटिव मार्किंग है, और 1/4 अगर आप गलत आंसर देते हो तो आपका डिडक्ट किया जाएगा। सिर्फ जो ये पेपर 1 है फेज़ 2 का, जो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव नेचर का है, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो आपको पता है कि डिस्क्रिप्टिव नेचर के पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं हो सकती। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया है। मैंने बताया फेज़ 1, फेज़ 2। फेज़ 1 क्वालिफाइंग नेचर का, जिसके अंदर 2 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 जनरल होगा, जिसके अंदर जीके, इंग्लिश और रीजनिंग 100 नंबर का होगा, मिनिमम 30% लेके आने हैं। ठीक है, पेपर 2 सब्जेक्ट का होगा, मिनिमम 40% लेके आने। दोनों में एग्रीगेट 200 नंबर का, 200 मार्क्स में से आपको 80 मार्क्स जो है वो ऑब्टेन करने हैं। जिन्होंने भी 80 मार्क्स ऑब्टेन किए वो फेज़ 1 जो है वो क्लियर कर लेंगे और फेज़ 2 के अंदर वो एलिजिबल हो जाएंगे। फेज़ 2 का एग्ज़ाम जो है वो फाइनल एग्ज़ाम है आपका एक तरीके से। जो फेज़ 2 का एग्ज़ाम है उसका टोटल वेटेज 85% है। ठीक है, जो फाइनल कट ऑफ बनती है, मान लो 100 नंबर की बनेगी, उसमें 85 नंबर ये फेज़ 2 का एग्ज़ाम आपका निर्धारित करेगा। उसमें भी पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 जो है इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव नेचर का है, पेपर 2 जो है वो वही सब्जेक्ट पेपर है। पेपर 1 का वेटेज 1/3 है, पेपर 2 का वेटेज 2/3 है। किसके अंदर? इसी 85 के अंदर, जो 85% टोटल वेटेज है उसमें इसका 1/3 और इसका 2/3 वेटेज है। ओके, और यहाँ से जो 3 टाइम्स जो है वो कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। आप यूँ समझ लीजिए कि फर्स्ट जो एग्ज़ाम है फेज़ 1 वो सिर्फ फिल्टर करने के लिए, ताकि जो वाकई में जिन्होंने तैयारी की है वही कैंडिडेट आगे तक पहुंच पाए। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो 3 टाइम्स कैंडिडेट मिले ही नहीं उनको, क्योंकि इतना ज़्यादा अगर लोग इंटरेस्ट नहीं ले, सीरियस तैयारी नहीं करे, तो हो सकता है वो फेज़ 1 के अंदर ही क्या हो जाए, आउट हो जाए। और फिर फेज़ 3 के अंदर क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में से आप कोई भी चुन सकते हो, और इसका वेटेज होगा 15%। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ अपन बात करते हैं सैलरी की, कि पैसा कितना मिलेगा भाई। तो बहुत ही ज़बरदस्त सैलरी है, आप खुद देख सकते हो। पे ग्रेड तो है वो इसका ऑफिसर लेवल का है। आप यूँ समझ लीजिए, अगर आप विदाउट अकोमोडेशन है तो इनिशियली 1,15,000, और विद अकोमोडेशन अगर लेते हैं तो 80,500, प्लस इंक्रीमेंट जो होते हैं वो होते ही हैं। इसके अलावा ये ग्रॉस है ना,
ध्यान रखिएगा, ग्रॉस के अंदर ये सब मिला जुला के होता है, डीए अलाउंसेस वगैरह सब कुछ। और इसके अलावा जो अदर बेनिफिट्स हैं, खूब सारे बेनिफिट है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो आप देख लीजिए सारे एलटीए वगैरह, ये इतने सारे, कंप्यूटर, लंच फैसिलिटी, हाउस क्लीनिंग फैसिलिटी, एजुकेशन, रिक्रिएशन, मेडिकल एक्सपेंसेस, एवरीथिंग, सब कुछ जो है वो आपको परक्विजिट्स दिए जाएंगे। और अकोमोडेशन भी है जो आपको दिया जा सकता है सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया, जितने भी सेबी की लोकेशन है कहीं भी हो सकती है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, 2 साल का यहाँ क्या होगा, प्रोबेशन पीरियड होगा। मतलब शुरुआती 2 साल में आपकी सर्विस जो है वो पक्की नहीं होगी, आपको वहाँ पे कुछ 2 साल के लिए यूँ समझ लीजिए आप ट्रेनी रहेंगे एक तरीके से। 2 साल के बाद आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो पक्का होगा। एग्जामिनेशन सेंटर्स दे रखें, तो इनको तो आप अपने जब फॉर्म भरें उस टाइम आप देख लीजिए, 3 आपको चॉइसेस भरनी पड़ेगी। अब मैं बात कर लेता हूँ सीधा आपके सिलेबस की, कि सिलेबस किस तरीके का है। पेपर 1 का मैं आपको दिखा चुका हूँ। फेज़ 1 याद कीजिए, फेज़ 1 जो क्वालिफाइंग नेचर का था, उसका पेपर 1 जो है वो जीके, इंग्लिश और रीजनिंग। फेज़ 2 का पेपर 1 इंग्लिश, जिसके अंदर ड्राफ्टिंग आपको करनी होगी, डिस्क्रिप्टिव नेचर का होगा। बचता है कौन, पेपर 2, जिसका वेटेज फर्स्ट वाले में तो 50% है, 100 नंबर 200 में से। पेपर फेज़ 2 के अंदर इसका वेटेज है पेपर 2 का कितना, 2/3, 2/3, मतलब 66% इसका वेटेज है। ठीक है, मतलब अगर 85% टोटल वेटेज है इसका, तो उसका 66% जो है वो यहाँ से तय होगा आपका। अब उसमें देख लीजिए कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का, अकाउंटिंग है पूरी, आप देख लीजिए यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम समझते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कैश फ्लो, शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन, ईसॉप, बायबैक, बोनस, राइट इश्यू एंड कंपनी के फाइनल अकाउंट यानी शेड्यूल 3। फिर मैनेजमेंट, ये पूरा जो है आप समझ लीजिए MBA BBA का पार्ट है, थ्योरी पार्ट है, जिसके अंदर मैनेजमेंट आप पढ़ते हो ना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या उससे रिलेटेड ये थ्योरेटिकल चीज़ें, वो सारी, ह्यूमन रिसोर्स, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप। नेक्स्ट फाइनेंस है, इसमें पहला फाइनेंशियल सेक्टर और उसकी रेगुलेटरी बॉडीज़ के बारे में है, यही सेबी और इनसे रिलेटेड थ्योरेटिकल पार्ट है। फाइनेंशियल मार्केट, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, फॉरेक्स, मनी, बॉन्ड, इक्विटी, ये सब जितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड वगैरह, इन सब की जानकारी। एंड इसके अलावा कुछ जनरल टॉपिक्स है, जिसके अंदर डेरिवेटिव्स हो गए, फाइनेंशियल सेक्टर, उसके अंदर टेक्नोलॉजी का इंक्लूजन, ठीक है, GST, फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जो FRBM एक्ट है, पूरा थ्योरेटिकल पेपर है। नेक्स्ट कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग के अंदर भी काफ़ी कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, आप देखिए, सिंगल कॉस्टिंग यूनिट, जॉब, बैच, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस। फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट की इसकी थ्योरी पार्ट। फिर बेसिक्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड एनालिसिस, जिसमें स्टैंडर्ड, मार्जिनल एंड बजटरी आ जाता है तीनों, ठीक है। फिर ये कुछ मॉडर्न सिस्टम, केजन, जस्ट इन टाइम, 5S, TPM, 6 सिग्मा, ये जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं कॉस्टिंग के अंदर, जो मॉडर्न टेक्निक्स है कॉस्टिंग की। फिर कंपनीज एक्ट, ये कुछ चैप्टर दे रखे हैं। और इकोनॉमिक्स में बिजनेस इकोनॉमिक, डिमांड, सप्लाई एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, और ये कुछ इंडियन इकोनॉमिक्स का पार्ट दे रखा है। कुल मिला के ये सिलेबस है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप मान के चलिए इसमें से आप कॉस्टिंग को अच्छे तरीके से जानते हो, कंपनीज एक्ट को जानते हो आप, इकोनॉमिक्स के बेसिक, डिमांड, सप्लाई, ये सब जानते हो आप। फिर फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंस को भी आपने थोड़ा बहुत ज़रूर पढ़ा होगा, एंड अकाउंटेंसी को आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ज़रूरत है आपको मैनेजमेंट प्लस फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ी हुई जितनी भी थ्योरी है वो पढ़ने की। वो आपकी फेज़ 1 का जो पेपर 1 है उसमें भी हेल्प करेंगे, क्योंकि उसमें भी ये फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड, फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ भी पूछे जाएंगे। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जॉब बहुत अच्छी है, सैलरी अच्छी है। सबसे मेन इसकी दिक्कत यही है कि इसका एग्ज़ाम जो है वो मतलब 3 फेजेज के अंदर, 3 चरणों के अंदर है। लेकिन यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये है कि एग्ज़ाम्स की डेट जो है वो अभी से अनाउंस कर रखी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको साल भर इंतजार करना है, पता नहीं कब एग्ज़ाम होगा। इसका एग्ज़ाम जो है वो फरवरी के अंदर प्रस्तावित है। फेज़ 1 का इसकी डेट भी दे रखी है, शायद
20 फरवरी के बाद में है, तो ये अच्छी चीज़ है। देख लेते हैं, मैं आपको डेट बता देता हूँ एग्जैक्ट। 20 फरवरी को इसका एग्ज़ाम होगा, मतलब आज से करीब 1 सवा महीने बाद। और फेज़ 2 का एग्ज़ाम जो है वो 3 अप्रैल को होगा, मतलब उसके करीब 1.5 महीने बाद। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हमारे पास आज ही एग्ज़ाम की डेट अवेलेबल है, तो आप टारगेट बेस्ड स्टडी कर सकते हो। महीना भर अगर आप इन सब्जेक्ट को लेके बैठें तो मैं आपको बताऊंगा आप किस तरीके से इसको इजीली कर सकते हो। मतलब एटलीस्ट मेन चीज़ क्या होती है, देखिए एग्ज़ाम का लेवल, बाकी सब कंपटीशन, हम लोग उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि कितने लोग अप्लाई करेंगे, ऑल ओवर इंडिया से लोग आएंगे, ये चीज़ें हमारे दिमाग में ज़्यादा चलती है। 3 लेवल में है, पता नहीं क्या होगा। बजाय कि ये होना चाहिए कि सिलेबस हमारे सामने दे रखा है और इतना सा 5 टॉपिक दे रखे हैं, क्यों ना हम इनको पढ़ना शुरू करें, 1 महीने के अंदर इसको ख़त्म कर देते हैं, फिर बचेगा क्या। मतलब हो सकता है एग्ज़ाम जैसा भी हो, टफ हो, हार्ड हो, लेकिन हम हमारी तरफ से पूरा पढ़ के जाएंगे, इससे ज़्यादा कोई दूसरा क्या करेगा। बाकी कैंडिडेट भी तो मैक्सिमम यही कर सकते हैं। उल्टा ज़्यादातर लोग सोचने में टाइम लगा देते हैं, करें कि नहीं करें, थोड़ा मूड बनाते हैं, फॉर्म भर देते हैं लेकिन तैयारी नहीं करते। तो आप फॉर्म अगर भर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो डेफिनेटली आप अगला 1 महीना पूरा दें। और मैं पॉजिटिव पॉइंट इसका यही मानता हूँ कि इसका एग्ज़ाम जो है वो बहुत जल्दी होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे में कई लोग सिर्फ सोचते सोचते टाइम वेस्ट कर देंगे। अगर आप आज से, अभी से, बिना कुछ सोचे समझे एक सब्जेक्ट लेके उसको पढ़ना शुरू कर दें तो डेफिनेटली आप इसको कर पाएंगे। आप खुद को वो कॉन्फिडेंस मत रखिए। आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है, तो आपने जीवन में बहुत कुछ स्टडी कर रखा है, तो ये आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। चलिए, मैं इसके सेकंड पार्ट के अंदर अगर आपको लगे तो आप प्लीज़ कमेंट के माध्यम से भी बताइएगा। बाकी मैंने एक व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसके अंदर अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन हो, क्वेरीज हो, आप ज़रूर शेयर करें। और मैं कोशिश करूँगा एक और सेपरेट वीडियो लाके इसके ऊपर डिटेल के अंदर मैं बात करूँ किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।